Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द पेंक्रियाज। अब अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमने याद रखनी वो ये है कि पेंक्रियाज इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो कि एज अ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड के तौर पे काम करता है। तो पेंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है और उन हार्मोन्स के फर्दर क्या क्या फंक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहली जो चीज़ें क्या है, इट इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्राइन ग्लैंड भी इसको हम कहते हैं और हम इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड जिसके पास इसका कुछ पोर्शन एज अ एंडोक्राइन काम करेगा और कुछ पोर्शन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा। यानी इस ऑर्गन के पेंक्रियाज के कुछ सेल्स अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो ब्लड में सिक्रीट करेंगे और कुछ अपनी सिक्रीशंस को डक्ट में रिलीज़ करेंगे। तो ये दोनों हार्मोन की तरह दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करेगा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ये क्या करेगा, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब इट विल रिलीज some secretions some secretions in blood, and it will release some secretions in ducts। कुछ सिक्रीशंस को ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करेगा और कुछ सिक्रीशंस को ये रिलीज़ करेगा स्पेसिफिक डक्ट्स के अंदर। और इस तरह से ये एज अ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा। जब ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में रिलीज़ करेगा तब ये काम करेगा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और जब ये अपनी सिक्रीशंस को स्पेसिफिक डक्ट्स के अंदर रिलीज़ करेगा तो ये काम करेगा एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये दो डिफरेंसेस हैं और ये दोनों तरह से ही काम करेगा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ओके, दिस वन इज़ पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज के अंदर हम लेबल कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये जो एरिया है, दिस वन इज़ द डक्ट। ये वाले जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम एसिनाई कहते हैं, और ये जो ग्रीन वाले स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ओके, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है और उनमें से कौन सा पोर्शन पेंक्रियाज का कौन सा हिस्सा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा और कौन सा हिस्सा एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट की। एक्सोक्राइन सिक्रीशन। अब एक्सोक्राइन सिक्रीशन में क्या होगा, पेंक्रियाज के अंदर ये जो एसिनाई वाला एरिया है, दिस वन, ये जो पाउच है, इन पाउच के अंदर इंजाइम्स बनेंगे, ऐसे इंजाइम्स जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एसिनाई से होते हुए सारे के सारे इंजाइम्स इस डक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इस डक्ट से होते हुए ये सारे के सारे इंजाइम जाएंगे हमारे ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के। जब ड्यूडेनम के अंदर चले जाएंगे तो ये सारे जो इंजाइम्स है ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे एसिनाई ऑफ पेंक्रियाज जो हैं ये एज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। कैसे करते हैं, एसिनाई के अंदर जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। यहाँ से एंजाइम डक्ट के ज़रिए मूव करते हैं ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जो फूड है, जो स्टमक से होकर फूड पहुँचती है, उस फूड के ऊपर पेंक्रियाटिक जो जूस होता है वो रिलीज़ होता है, उसके साथ ये एंजाइम मूव करते हैं और यहाँ पे फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पे इस एनाई से जो सिक्रीशंस हैं वो रिलीज़ हो रही हैं डायरेक्टली एक डक्ट के अंदर, और डक्ट से होती हुई वो जा रही हैं हमारे टारगेट एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो यहाँ पे सिक्रीशंस ब्लड में रिलीज़ नहीं हो रही। अगर ये ब्लड में रिलीज़ होती तो एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है,
क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशंस प्रॉपर एक डक्ट के अंदर रिलीज हो रहे हैं, सो दिस पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज इज वर्किंग एज अ एक्सोक्राइन पार्ट। और यहाँ पे जो सिक्रीशंस हैं वो क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। तो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस कहाँ पे होती हैं, एसिनाई ऑफ पेंक्रियाज के अंदर। और ये अपनी सिक्रीशंस को रिलीज कहाँ पे कर रही हैं, ये रिलीज करती हैं, रिलीज इट्स दिस वन, रिलीज इट्स सिक्रीशंस इन ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के अंदर अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास ग्रीन डॉटेड सा एरिया, दिस वन इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ना पूरे पेंक्रियाज के अंदर फैले हुए होते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 1 से 2 मिलियन होती है, 1 to 2 मिलियन। लेकिन 1 to 2 मिलियन होने के बावजूद ये पेंक्रियाज का सिर्फ 1 to 2% ही बनाते हैं, यानी 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं पेंक्रियाज के अंदर। और इतनी ज़्यादा अमाउंट में होने के बावजूद भी ये पेंक्रियाज का सिर्फ 1 से 2% ही बनाते हैं। अब अगर हम एक अब अगर हम इस एक आइलेट ऑफ लैंगरहांस को लें और इसको मैग्नीफाई करके देखें तो इसके अंदर कुछ ख़ास तरह के सेल्स होते हैं। अब हम उन सेल्स की डिटेल को देखते हैं कि ये सेल्स कौन से हैं। ओके जी, ये अब हमने एक सेल को मैग्नीफाई करके देखा है। अब इस सेल के अंदर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर मज़ीद कुछ छोटे सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो किनारों पे सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं अल्फ़ा सेल्स, अल्फ़ा सेल्स। और ये जो सेंटर में सेल्स हैं दीज वन कॉल्ड एज बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। इसके अलावा एक और तरह के सेल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा की बात करेंगे क्योंकि इन्होंने ही हार्मोन्स रिलीज़ करने, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब इनमें से जो अल्फ़ा सेल्स हैं जो कि किनारों में मौजूद हैं, ये जो रिलीज़ करते हैं हार्मोन, दैट इज़ ग्लूकागॉन। तो अल्फ़ा सेल्स क्या रिलीज़ करेंगे, ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल्स हैं हमारे पास, ये क्या रिलीज़ करेंगे, दे आर गोइंग टू रिलीज़ इंसुलिन। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दो हार्मोन हैं जो कि रिलीज़ होते हैं पेंक्रियाज के अंदर मौजूद आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर मौजूद अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स की मदद से या उनके ज़रिए। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज़ करेंगे और बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करेंगे। अब हमारे पास बॉडी के अंदर किस वक्त ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ होगा और किस वक्त इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा, अब हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकागॉन को। अब ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जब लेवल कम होगा तो उस वक्त ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ होगा बाय द अल्फा सेल्स फाउंड इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ पेंक्रियाज। अब होगा क्या, ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, जैसे ही ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा, ये ग्लूकागॉन यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होता हुआ ये जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकागॉन जाएगा, इस ग्लूकागॉन का जो टारगेट होता है ना, इसका टारगेट होता है हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स या फिर हम कहते हैं लिवर सेल्स। लिवर सेल्स इसका टारगेट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, लिवर के पास आएगा। लिवर के पास जो ग्लाइकोजन है जो कि ग्लूकोज से ही बनी है, ये उस ग्लाइकोजन का, यहाँ पे ग्लूकागॉन आएगा और ग्लूकागॉन के आने से यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है इसका ब्रेक डाउन होगा और इसके ब्रेक डाउन होने से क्या रिलीज़ होगी, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हुआ ड्यू टू ग्लूकागॉन और ये ग्लाइकोजन यहाँ से ब्रेक होके ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट होके जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। तो ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा नॉर्मल। ऐसा कब होता है, फास्टिंग, जब हम रोज़ा रखते हैं या हमें काफ़ी देर खाना नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमारा इनर अपटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, हम रोटी चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल लो हो गया है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है और इनर जो जो हमारा आउटवर्ड सोर्स है, बाहरी जो ज़रिया है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर ही ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है जो कि लिवर सेल्स के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाता है और ग्लूकोज रिलीज़ करवाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज में, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब यहाँ पे लीवर के पास ग्लाइकोजन के अलावा लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स का भी ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। ठीक है, इसके अलावा लीवर के पास प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन भी होगा ग्लूकोज में। तो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होगा या लिपिड्स का ब्रेक डाउन होगा, इसको हम नाम देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से बनना, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना। जेनेसिस होता है फॉर्मेशन, लाइसिस होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ ग्लूकोज के अलावा किसी और सोर्स से कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किसी और सोर्स से क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, सो दिस वन इज कॉल्ड एज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। वैसे लिपिड्स के ब्रेकडाउन को हम लिपोलाइसिस और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रोटीलाइसिस का भी नाम देंगे, लेकिन एज अ होल इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। अब इन सारे प्रोसेसेस से क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा और बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलेगी और वो अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकागोन है, ये क्या कर रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। तो हम ग्लूकागोन को कहते हैं कि दिस इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, इट इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये सारे प्रोसेसेस करने के साथ साथ ये क्या करेगा, ग्लूकागोन एक और काम करेगा। ग्लूकागोन stops cellular uptake of glucose। अब जो सेल्स हैं जो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर इट्स एक्टिविटीज़, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, उनके अपटेक को कम कर देगा कि वो ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज ना करें, बल्कि ग्लूकोज मौजूद रहे ब्लड के अंदर। ओके, तो ये यहाँ तक फंक्शन थे हमारे ग्लूकागोन के। अच्छा, ये जो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, अभी हम जो प्रीवियस वीडियोस में बात करके हैं, वहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन था, एड्रेनालिन था, बताया था कल के लेक्चर में हमने बात की थी एपिनेफ्रिन, कल के लेक्चर में जिसमें हमने एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन की बात की थी कि वो भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो थायराइड हार्मोन, एपिनेफ्रिन, फिर ग्रोथ हार्मोन जो कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन था, या ये ग्लूकागोन, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स हैं जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंसुलिन। इंसुलिन क्या है जी? अच्छा, इंसुलिन का जो फंक्शन है दैट इज अपोजिट टू द ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है, उस ग्लूकोज के लेवल के कम होने की सूरत में। इंसुलिन का काम इससे अपोजिट है, ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बहुत हाई हो, तो ये क्या करता है, उस लेवल को मेंटेन करता है, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अगर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बहुत हाई लेवल हो गया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया है, तो सारे का सारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर है, तो ये क्या करेगा, उस ग्लूकोज के लेवल को ब्लड से कम करके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को लिवर में स्टोर करवाएगा। तो इंसुलिन का क्या काम है जी, ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएगा, उसको करवाएगा लीवर के पास। ठीक है, ताकि लीवर के अंदर वो ग्लाइकोजन की शक्ल में हो सके स्टोर। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अब आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कैसे होता है, और अगर इंसुलिन बॉडी में सही तरह से काम ना करें तो कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है। ओके, अब ब्लड के अंदर, दिस वन इज़ अ ब्लड वेजल, इस ब्लड वेजल के अंदर ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के हाई लेवल के होने के बाद बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ इंसुलिन। जैसे ही हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है, तो ये हार्मोन इंसुलिन जाता है लीवर के पास।
अब लीवर के अंदर सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल ऑफ अ लीवर, ठीक है, इसको हम नाम देंगे हिपैटोसाइट। अब ये जो हिपैटोसाइट है इसके ऊपर यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन इज द इंसुलिन हार्मोन और ये रिसेप्टर्स के ऊपर आके ऐसे यहाँ पे हो गया अटैच। जैसे ही हिपैटोसाइट्स के ऊपर इंसुलिन आके अटैच होती है तो यहाँ पे हिपैटोसाइट के ऊपर, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इंसुलिन आके अटैच होगी तो इस सेल के अंदर, दिस वन इज अ सेल, हिपैटोसाइट क्या है, लिवर सेल। तो लिवर सेल के अंदर ना एक जीन होती है जो कि कमांड देती है मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए वो कमांड लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, उस कमांड को लेते ही प्रोटीन्स बनाते हैं, एक ख़ास तरह की प्रोटीन बनाते हैं और उस प्रोटीन को नाम देते हैं GLUT4। GLUT4 की फुल फॉर्म है, अब GLUT4 क्या है, इट इज़ अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। अब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 क्या करेगा, ओके, तो यहाँ पे जैसे ही GLUT4 प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ये GLUT4 प्रोटीन है, तो ये GLUT4 प्रोटीन क्या करेगी, ये अलाउ करेगी किस चीज़ को, ग्लूकोज को, कि वो हिपैटोसाइट के अंदर एंटर हो सके और यहाँ पे फॉर्मेशन हो सके किसकी, ग्लाइकोजन की, और ये ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर हो सके। ग्लाइकोजन कैसे बनेगी, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग के जरिए अटैच होंगे और दे विल फॉर्म ग्लाइकोजन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ तो ग्लूकोज जो है वो लिवर के पास ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाएगी, और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे एडिपोज सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, सो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ये कहाँ जाएगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल मूव टूवर्ड्स द एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में भी किसी ये सेल्स के पास जाएंगे जो कि हैं एडिपोसाइट्स। ये एडिपोसाइट्स क्या करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को इकट्ठा करेंगे और ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, और किस प्रोसेस के जरिए इसे कहते हैं, लिपोजेनेसिस, लिपिड्स की फॉर्मेशन। फैट्स लिपिड्स हैं तो ग्लूकोज से बन जाएगा लिपिड्स, और ये फैट्स स्टोर हो जाएंगे हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, और इस तरह से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन या फैट्स की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें डिसऑर्डर की, अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की फॉर्मेशन सही तरह से ना हो, नो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, तो उस केस में क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो सारी की सारी ग्लूकोज है, ग्लूकोज विल स्टे इन ब्लड and will not be utilized by the सेल्स के जरिए सेल्स ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज मूव नहीं कर पाएगी, इंसुलिन की मौजूद ही नहीं होगी, तो इंसुलिन नहीं होगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही मौजूद रहेगी, वो हिपैटोसाइट्स के पास जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन इज़ नेसेसरी टू ट्रिगर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए इंसुलिन ज़रूरी है ग्लाइकोजन के लिए। यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है ना हिपैटोसाइट्स के ऊपर, दे आर स्पेसिफिक फॉर द इंसुलिन, तो जैसे इंसुलिन आके अटैच होते हैं तो सेल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है GLUT4 की। ये प्रोटीन कौन सी थी, GLUT4। तो जब ये प्रोटीन बनेगी तभी तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो जाके यहाँ से एंटर करेगी अंदर, और अंदर स्टोर होती रहेगी ग्लाइकोजन की शक्ल में। सो इंसुलिन इज़ नेसेसरी फॉर द स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज। अगर इंसुलिन एब्सेंट है तो ब्लड के अंदर ही जो ग्लूकोज है वो मौजूद रहेगी, सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। सो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है
ओके, ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल हो जाता है कम। इंसुलिन के लेवल के कम होने की वजह से जो ग्लूकोज़ है वो ब्लड के अंदर रहती है और ग्लूकोज़ विल नॉट बी अवेलेबल अवेलेबल फॉर द सेल्स फॉर अपटेक। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 एंड देन टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब टाइप 1 जो है इट इज़ एन इसके बारे में है कि इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है लेस या फिर नो प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन बनेगी नहीं या बहुत ही कम मिकदार में बनेगी। इसमें अगर हम देखें तो इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन तो बनती है, बट इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी। इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड। इंसुलिन के रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे, इंसुलिन के रिसेप्टर्स ये देख, ठीक है, ये रिसेप्टर्स ही मौजूद नहीं होंगे। जब इंसुलिन रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा। और इन दोनों में से अगर हम बात करें तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है ऐसी डिसऑर्डर जो हमारी अपनी ही कोताहियों की वजह से होती है, जैसे खा लिया बैठ गए, बर्गर पिज़्ज़ा शॉर्मा खाया और बैठ गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और हम बस मोबाइल पे बैठे ड्रामास देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी कि हमारी अपनी ही लेस एक्टिविटीज़ की वजह से, सही डाइट सही टाइम पे ना खाने की वजह से, लेस एक्सरसाइज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को, जब बेबी पैदा होता है कई दफ़ा तो उसको पैदा होते ही ये डिसऑर्डर होती है। तो ये छोटे बच्चों में 10-12 साल के बच्चों में ये कॉमन होती है और इसमें हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है? और इन दोनों ये ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है? बेबीज़ और यंग यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों को या बेबीज़ को होती है, ज़्यादातर अडल्ट्स को होती है, ठीक है? और उनकी अपनी ही लाइफस्टाइल के लेस एक्टिव होने की वजह से। अच्छा, दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में, तो इसमें तो इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, इंजेक्शंस। और यहाँ पे इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत होती है कि किस टाइम क्या खाया जाए, किस तरह से बॉडी को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए डाइट में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में इन्वॉल्व करके इसको हम आसानी से क्योर कर सकते हैं। लेकिन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या हैं? हाइपर ग्लाइसेमिक डिसऑर्डर है, टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो। ओके, अब इस डिसऑर्डर में क्या होगा? जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनकी बॉडी के अंदर एक तो जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि ग्लूकोज़ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ लिवर में स्टोर नहीं हो रही, एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर नहीं हो रही, सेल्स में स्टोर नहीं हो रही। तो ग्लूकोज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के अंदर मौजूद होगी। और जब ऐसे लोगों को टेस्ट करवाया जाएगा, ब्लड टेस्ट, तो उसके अंदर भी ये यूरिन का लेवल, यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ का हाई लेवल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस इंसान को शुगर है। अब नॉर्मल इंसान के यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल या तो बिल्कुल नहीं होता, ये बहुत ही माइन्यूट ट्रेस अमाउंट में होता है। लेकिन ऐसा इंसान जिसे डायबिटीज़ है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होगा और जो कि एक साइन है डायबिटीज़ का। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर उनकी बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल हाई है, तो जब ग्लूकोज़ का लेवल हाई होता है तो वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन भी कम होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर जाएगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एक तो यूरिनेशन भी ज़्यादा होती है और उसके अलावा उन्हें प्यास ही बहुत ज़्यादा लगती है, टू मच थर्स्ट। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर ब्लड में अब्ज़ॉर्ब होना चाहिए था वो भी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, बल्कि वो सारे के सारे यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर होता है।
तो पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटिस विल फेस पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा प्यास, टू मच थर्स्ट। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। और अच्छा, इसका ट्रीटमेंट रह गया। ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट्स को। पहले तो प्रीवियस जो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने से पहले, तो पेशेंट को दिया जाते थे इंसुलिन इंजेक्शन, जो कि बनाए जाते थे पिग या फिर काऊ के पेंक्रियाज से। काऊ या पिग का पेंक्रियाज लेके उससे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करवा के और पेशेंट को वो इंसुलिन दी जाती थी। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी था और इतना कारआमद भी नहीं था कि जब इतने बड़े पैमाने पे मरीज़ों को इंसुलिन देनी है, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल टू कट डाउन द काऊ और पिग्स एंड एक्सट्रैक्ट इंसुलिन फ्रॉम देयर पेंक्रियाज। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में होने वाली एडवांसमेंट के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जाती है और वो इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है फॉर द पेशेंट्स फॉर अपटेक। तो होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.